तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओशी पहली चेक पॉइंट वे पर जाता है और वहाँ पर जो कैप्टन होता है उसका सर काट देता है। अपने सोल्जर से कहता है कि मैंने इस कैप्टन को मार दिया, बाकी के सभी सोल्जर्स को मारने में मेरी मदद करो। और वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाकी के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जाओशी आगे आगे होता है और उसके साथ उसके एलीट ब्रदर्स और साथ में उसके एलीट सोल्जर्स होते हैं। ये सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं शूरा रेस के, उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जाओशी ने जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया है तो थोड़ी देर जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर अटैक होता है। इस बार उनके सामने उड़ने वाले शूरा डीमंस आते हैं जिनके पास अपने पंख होते हैं। वो उनके पास आते हैं और कहते हैं लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर मरने के लिए आ रहे हैं, इन सभी लोगों को मरना होगा। तो वो शूरा डीमंस आपस में बातें कर रही होती हैं तो वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारा जाओशी उसी वक्त अपने हुमिंग को भी बुला लेता है। तो हुमिंग उड़ता हुआ वहाँ पर आता है एक बर्ड बनकर, जो जल्दी से जंप करते हुए अपने हुमिंग के ऊपर चला जाता है और कहता है तुम सभी लोग कचरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग हमें मार सकते हो? तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर आ चुके हैं तुम्हें मारने के लिए। जाओशी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनकी तरफ उनके ऊपर अटैक करता है। जबकि वो उड़ने वाले डीमंस भी आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। हमारा जाओशी उन सभी के ऊपर अटैक करके आगे गुजरता है तो उन सभी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सारे शूरा डीमंस जो कि नीचे खड़े ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो एक डीमन है, इसने तो हमारे इतने सारे दोस्तों को इतनी आसानी से मार दिया। जाओशी कहता अब इनके सारे कैप्टन मार चुके हैं, ये सारे वल्नरेबल हैं, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इन सभी को मारना स्टार्ट करो, किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। तो उसके सोल्जर से कहते हैं ठीक है जनरल, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसके सारे सोल्जर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, उनको मारना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सीन में सिटी के अंदर का दिखाया जाता है। सिटी वॉल के ऊपर भी कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं। हमारा जाओशी वहाँ पर पहुंचता है तो सोल्जर ऊपर की तरफ देखता है तो जाओशी वहीं से उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो सभी लोग कहते हैं हमारे पर दुश्मन ने अटैक किया और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर अपनी बो एरोस को सामने की तरफ करते हुए उनके ऊपर तीर चलाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो हमारे जाओशी के ऊपर तीर चला रहे होते हैं तो हमारा जाओशी अपने पावर्स को रिलीज करता है और अपने सामने एक शील्ड बना लेता है जो कि फायर शील्ड होती है, ताकि वो नैरोस को वहाँ पर ब्लॉक कर सके। और इसके साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। उस पूरी की पूरी दीवार के ऊपर आग लगा देता है। वो सारे शूरा डीमंस आग में जलना शुरू कर देते हैं। जाओशी अपने सोल्जर से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर अंदर चले जाओ, ताकि अंदर जितने भी शूरा डीमंस हैं उन सभी को मारना स्टार्ट करो। फीचेंग और क्लाउडमॉन सबसे आगे होते हैं, वो दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। तो में जितने भी शूरा डीमंस होते हैं उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं पर इनके जूनियर कमांडर को भी दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा होता है। उसके पास सोल्जर्स को बताने के लिए आता है तो वो उसको बुरी तरह से पीटता और कहता है तुम सभी लोग तो बिल्कुल बेकार हो, तुम कुछ इंसानों को नहीं रोक सके और तुम यहाँ पर चले आए। तुम कहते हुए कुछ इंसान जहाँ पर हमारे सिटी के अंदर घुस आए हैं, उन्हें हमारे 3 चेक पॉइंट्स को बर्बाद कर दिया और हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे पास हमें मारने के लिए। कैसे हो सकता है? वो लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो हमारा जाओशी उसके पीछे खड़ा होता है। वो उसे कहता है रास्ते में जितने भी लोग थे उन सभी को मारकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जूनियर कमांडर पीछे की तरफ घूमता है, तुम्हारा जाओशी उसके पीछे खड़ा होता है। जाओशी से कहता है तुम्हारी बारी है, क्योंकि बाकी सभी लोग तो पहले वहाँ पर जा चुके हैं जहाँ पर अब तुम्हें भेजने वाला, अब मैं तुम्हें भी हेल में भेजने वाला हूँ। अपनी तलवार को घुमाता है और तलवार को घुमाते हुए उस कमांडर को भी वहाँ पर मार देता है। कमांडर को मारने के बाद हमारा जाओशी बैल्कनी में आता है और अपने सारे सोल्जर से कहता है मेरे सारे सोल्जर्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम लोगों ने यहाँ पर जीत हासिल की है, लेकिन हम लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि ज़ैंग मैंगफी और इसके साथ साथ गॉन ज़ैंग जुन तुम दोनों अपने साथ 100 सोल्जर्स को लेकर जाओ और जाकर बैक साइड और फ्रंट साइड के ऊपर रे फॉर्मेशंस को बिछाओ दो, ताकि तुम लोग वहाँ पर जाकर पिया को गार्ड कर सको। अब हम लोग इस सिटी को दोबारा नहीं गवा सकते। माना जाओशी यहाँ पर सभी को ऑर्डर देता है कि उन्हें क्या क्या करना है और उन सभी को पता चलने के बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में थर्ड प्रिंस का दिखाया जाता है। प्रिंस के लोग उसके पास आते हैं और उसे आकर सारी बात बताते हैं। थर्ड प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ 1000 वॉलंटियर सोल्जर्स के साथ ये सब कुछ कैसे कर लिया? है कि इस लड़के की मिलिट्री अचीवमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वो अपने लोगों से कहता है जाओ जाकर उसके ऊपर नजर रखो, तुम्हें उसके ऊपर क्लोज आई रखनी होगी। अगर कैनियन के अंदर से कोई भी बाहर निकलता है मदद मांगने के लिए आने के लिए तो उनको वहीं पर मार देना, किसी को भी वहाँ से बाहर मत आने देना। मार्शल के पास भी लेटर पहुंचता है और उससे पता चलता है कि जाओशी ने क्या किया है। वो कहता है ये लड़का तो वाकई में लॉन्ग फैमिली का होने के लायक है, क्योंकि इस लड़के ने लॉन्ग फैमिली के जनरल्स की तरह यहाँ पर काम किया है, तो काफी ज्यादा यंग है। मुझे लगता है कि लॉन्ग फैमिली को वालों को बहुत ही जल्दी एक नया मार्शल मिलने वाला है। लगता है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ करना होगा इस लड़के की मदद करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इस लड़के की मदद करता हूँ तो मैं इस लड़के के साथ एक अच्छा रिलेशन रख सकता हूँ, जिससे मेरी फाउंडेशन भी काफी ज्यादा मजबूत होगी। नेक्स्ट सीन हमें शूरा डीमंस के कैंप का भी दिखाया जाता है। शूरा डीमंस के कैंप में नॉर्थ विंड सिटी में होता है। सिटी लॉर्ड्स के मेंशन के अंदर प्रिंस बैठा होता है जो कि 8th प्रिंस है या शायद भी 7th प्रिंस है। तो प्रिंस कहता है ये तो बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ 800 इंसानों ने हमारे कैंप के अंदर घुसकर हमारे 3 गैरिसन को बर्बाद कर दिया और मेन सिटी के ऊपर अटैक करने के बाद हमारे तकरीबन 5000 सोल्जर्स को मार दिया है। लगता है कि इन इंसानों को लगता है कि हमारी शूरा रेस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी तक इस प्रिंस ने इंसानों को मारकर उनका ब्लड नहीं पिया, तो देखना इस बार मैं क्या करता हूँ। मैं खुद वहाँ पर जाऊंगा और जाकर इन सारे इंसानों को अपने हाथों से मारूंगा और उसके बाद देखना इनके चेहरे किस तरह के होंगे। सीन में फिर से कैनियन टाउन का दिखाया जाता है। जाओशी का रे फॉर्मेशन सेटअप कर रहा होता है, जबकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपने लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। वो पहाड़ के ऊपर पत्थरों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। जाओशी को भी महसूस हो जाता है कि सोल्जर उसकी तरफ आ रहे हैं। जब वुल्फ वहाँ पर करीब पहुँच जाते हैं तो जाओशी को पता चल जाता है
डायनास्टी का ये 8th प्रिंस है जिसका नाम काया होता है। प्रिंस काया वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने साथी जिसका नाम काकी होता है, मैं चाहता हूँ कि बाकी के सभी लोगों को डायरेक्टली कैनियन टाउन में भेज दिया जाए, जबकि कुछ लोग मेरे साथ रहे। हम लोग सीधा जाकर इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे और इन सभी को एलिमिनेट करेंगे। लोग उसे कहते हैं ठीक है प्रिंस, जैसा आपको ऑर्डर हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पर 2 और लोग भी होते हैं जिन्हें बड़े प्रिंस ने यहाँ पर उसके साथ भेजा होता है। कहते हैं प्रिंस प्लीज हमें अपने साथ रहने दे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम दोनों तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी बात सुनने के बाद कहता है ये सब कुछ मेरे कमीने भाई ने किया है, कापैन उसने अपने लोगों को मेरे साथ लगा दिया ताकि ये मेरे पर नजर रख सके। तो प्रिंस काया उन लोगों से कहता है ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते हो। और ये सभी लोग वहाँ से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों ही लोग वहाँ पर नीचे की तरफ उतरते हैं जहाँ पर कैनियन की एंट्रेंस होती है। हमारा जाओजी और उसके कुछ दोस्त वहाँ पर छुपे होते हैं। डिप्टी लीडर टाओ हमारे जाओजी से कहता है बॉस वो लोग यहीं पर आ रहे हैं। जाओजी से कहता है अभी नहीं, अभी उन्हें फॉर्मेशन के अंदर आने दो, अभी तो वो काफी ज्यादा दूर है, जब वो फॉर्मेशन के अंदर आएंगे तब अटैक करेंगे। लोग जैसे उसके करीब पहुँचते हैं तो प्रिंस काया को पता चल जाता है कि जहाँ पर एक अरे फॉर्मेशन बिछी हुई है। वो कहता है जहाँ पर तो एक इल्यूजन फॉर्मेशन है। तो क्या लगता है कि ये छोटी सी अरे फॉर्मेशन को यूज करते हुए प्रिंस काया को यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं। प्रिंस काया के साथ जो उसका एक साथी होता है वो उसे कहता है प्रिंस आपको यहाँ पर गार्ड डाउन करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि ये कोई जाल हो। प्रिंस काया उसे कहता है मुझे तो यहाँ पर देखना है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है ये लोग क्या कर सकते हैं। तो लोग जैसे उड़ते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। उस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। अंदर जाने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर नीचे उतरते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं। उन्हें भी पता महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जाओजी ऊपर से छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। जाओजी कहता है लगता है कि इन लोगों के साथ जो मेन बंदा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, सबसे पहले तो मुझे इसे मारना होगा, अगर मैंने इसको मार दिया तो मैं शूरा रेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। जाओजी यहाँ पर प्रिंस काया की तरफ ही देख रहा होता है। प्रिंस काया को वहाँ पर कुछ महसूस होता है। वक्त हाइट के ऊपर से काफी सारा धुआं निकलता है और उस धुएं के अंदर से हमारा जाओजी बाहर निकलता है। ऐसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो वो दोनों लड़का लड़की जो कि हमारे प्रिंस काया के साथ ऊपर से नीचे की तरफ आए थे वो उसे कहते हैं प्रिंस जल्दी से अपने साइड पर देखो, प्रिंस वो तुम्हारे पर अटैक करने वाला है। वो लोग उससे बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त धुएं के अंदर से मास्टर वो और इसके साथ डांटा और साथ में ब्रदर वी चैंग और क्लाउड वन वो सभी लोग धुएं के अंदर से बाहर निकलते हैं और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जाओजी प्रिंस काया के ऊपर अटैक करता है तो प्रिंस काया का सबऑर्डिनेट उसके सामने खड़ा हो जाता है, अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है, हमारे जाओजी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। काया अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो हमारा जाओजी पीछे की तरफ गिर जाता है। जाओजी कहता है इसकी पावर तो वाकई में काफी ज्यादा है कि ये कुछ ज्यादा ही हास बंदा होगा शूरा डीमंस का। जबकि दूसरी तरफ से प्रिंस काया को भी महसूस हो जाता है। प्रिंस काया कहता है ये लड़का तो अभी तक इंटरमीडिएट जान जनरल लेवल तक भी नहीं पहुंचा और देखो तो सरा इसकी पावर्स कितनी ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसके साथ फाइट करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। प्रिंस काया का जो साथी होता है वो जल्दी से आगे बढ़ता है, अपने बाले को यूज करते हुए हमारे जाओजी के ऊपर अटैक करता है और कहता है लड़के तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम्हें यहाँ पर हमारे पर अटैक करने का किसने कहा था। हमारा जाओजी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसके साथ ही वो फिर से अपने बाले को रेडी करता है, हमारे जाओजी के ऊपर फिर से अटैक करता है। जाओजी अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए इस बार उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। काया भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वहीं से वो चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से इन सभी को मार डालो, इन सभी को हेल में भेज दो, इन सभी को में से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। उसके बाकी के साथी भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जाओजी के ऊपर अटैक करते हैं। उनके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि हमारे जाओजी के ऊपर अटैक होने की वजह से वो जख्मी हो जाता है। वो ऊपर की तरफ गिरता है और नीचे आकर ग्राउंड के ऊपर पटकता है, जिससे वो वहीं पर नीचे गिरकर उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो जाओजी के ऊपर अटैक करने के बाद वो बंदा वहीं पर खड़ा था और कहता है आज से पहले कोई भी मेरे इस मूव को यहाँ पर फेस नहीं कर पाया, मेरा ये मूव बहुत ज्यादा पावरफुल मूव है। जाओजी के ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है, उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। वो फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है किसने कह दिया कि कोई तुम्हारे इस मूव को सर्वाइव नहीं कर सकता। वो बंदा भी काफी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे मूव को सर्वाइव कैसे कर दिया। फिर से भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि तुम मेरे कितने सारे मूव्स को इसी तरह फेस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी से तो ब्लड बह रहा है। जाओजी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अभी तो बहुत सारी गेम बाकी है। वो जाओजी के करीब पहुंचने लगता है। उसी वक्त अंकल जोंग वहाँ पर बीच में आ जाते हैं। अंकल जोंग अपने बाजू को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद अंकल जोंग यहाँ पर इस फाइट को टेक ओवर करते हैं। वो सोल्जर के साथ वहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा जाओजी वहाँ पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। जाओजी कहता है मुझे इनसे फाइट करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ नया करना होगा। तो हमारा जाओजी अपने पास से एक डीमन कोर को निकालता है। डीमन कोर को निकालने के बाद वो कहता है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर मैं इस डीमन कोर को निकल लेता हूँ मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर इन शुरा डीमंस के साथ फाइट कर पाऊंगा, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको एब्जॉर्ब करने के दौरान मैं डिमोनाइज हो जाऊं। हमारा जाओजी उस क्रिस्टल को खा लेता है। उस क्रिस्टल को खाने के बाद वो उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। वहीं पर बैठकर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है। उस स्पेशल टेक्निक की मदद से वो उस क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वहाँ पर से एनर्जी को रिलीज करने के बाद उसी तरफ दिखाते हैं जोंग जिस सोल्जर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो सोल्जर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो अंकल जोंग की बॉडी के अंदर अपना भाला धंसा देता है और उसे वहीं पर दीवार के साथ चिपका देता है। हमारा जाओजी भी उतनी देर में उठकर खड़ा हो जाता है। जाओजी भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसने अभी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब किया है। क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा जाओशी अपनी तलवार निकालता है और उस सोल्जर से कहता है अब तुम्हारी बारी है, और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है और साथ ही वो सोच रहा था इस लड़की के साथ हुआ क्या है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, इधर पहले तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और अब देखो जरा इसकी पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हमारा जाओशी अपने हाथ में अपनी हेल्मेट को उठाता है और उसे सामने की तरफ फेंक देता है, उसे सामने की तरफ थ्रो करता है। तो सामने उसके जो गार्ड होता है वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। फीचेंग और क्लाउड दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं लगता है कि हमारा ब्रदर वहीं पर है, थर्ड ब्रदर वहीं पर हो सकता है। तो जाओशी पहले वाले गार्ड को हराने के बाद वहीं पर बैठा होता है और काफी ज्यादा जख्मी होता है। जाओशी कहता है उस डीमन कोर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका बैकलैश इफेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से अब मेरी बॉडी पूरी पेन कर रही है। जाओशी भी वहीं पर बैठा इसी बारे में सोच रहा होता है। उसी वक्त एक और गार्ड पीछे से निकलता है, अपने बाले को घुमाते हुए हमारे जाओशी के ऊपर अटैक कर देता है। जाओशी कहता है मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर बैठकर किसी के बारे में सोच नहीं सकता, मुझे यहाँ पर फाइट करना होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गिर जाता हूँ क्योंकि सभी लोग भी गिर जाएंगे। जाओशी वहीं पर खड़े खड़े बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है और उस गार्ड के ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और उस गार्ड को भी मार देता है। उसके बाद वो दूसरे गार्ड की तरफ आगे बढ़ता है जो कि अंकल जोंग के साथ फाइट कर रहा होता है। जो बड़ी स्पीड से आगे जाता है और जाकर उसको गर्दन से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा देता है और ऊपर उठाने के बाद उस दूसरे बाजू के साथ उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। काफी बड़ी चट्टान होती है, वो उस चट्टान को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। अंकल जोंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो भागते हुए इसके पास आते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? फीचेंग और क्लाउड जो कि दोनों ही ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। यंग कहता है सेकंड ब्रदर चलो हम लोग चलते हैं और जाकर करते हैं, जबकि क्लाउड उसे कहता है नहीं अभी रुको, उन सभी को कैनियन के अंदर आने दो। एक बार वो सभी लोग कैनियन के अंदर आ गए और उसके बाद हम लोग उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो सभी लोग कैनियन के अंदर एंटर होना स्टार्ट करते हैं। जब वो सभी लोग कैनियन के अंदर आ जाते हैं क्लाउड कहता है ठीक है फायर स्टार्ट करो, और वो सभी लोग ऊपर से उनके ऊपर तीरों की बरसात कर देते हैं। क्लाउड कहता है थर्ड ब्रदर एल्डेस्ट ब्रदर हमने अपने सोल्जर्स को जहाँ पर स्टेशन किया था और जो प्लान बनाए थे वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हमने सोचा था। मैं ये तो नहीं पता कि इस वक्त जाओशी किस तरह की बैटल कर रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ पर अपना पार्ट जरूर पूरा करेंगे। हम लोग इन सारे सोल्जर्स को इसी कैनियन के अंदर मारने वाले हैं। साइड के ऊपर देखता है फीचेंग की तरफ, तो वहाँ पर फीचेंग नहीं होता। वो कहता है फीचेंग तुम कहाँ पर चले गए? तो फीचेंग वहाँ से जंप करते हुए नीचे चला जाता है और कहता है सेकंड ब्रदर तुम यहीं पर रुककर थोड़ी ड्रिंक पियो और आराम करो, जबकि मैं वहाँ पर नीचे जाने वाला हूँ। इन सारे मशहूरा डीमंस के साथ इनका जो लीडर है मैं उसका सर काटूंगा। फीचेंग और क्लाउड दोनों वहाँ पर नीचे चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो शूरा डीमंस की आर्मी को मारना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर उन सभी को मारने के बाद थोड़ी देर के बाद वो लोग ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं लो हमने तो सभी को मार दिया, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया। क्लाउड उसे कहता है जाओशी ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था, उसे अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, वजह से हमने बड़ी आसानी से इन सभी को मार दिया है। सीन में रात के वक्त वॉलंटियर आर्मी कैंप का दिखाया जाता है। हमारा जाओशी अपनी बैटल को खत्म करने के बाद वापस लाया जाता है। सभी लोग कहते हैं जाओशी वाकई में काफी बड़ा जीनियस है। फाइट के दौरान एक डीमन कोर को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि वो अपनी एनर्जी को बढ़ा सके। उसने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया था क्योंकि अगर वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो वो डिमोनाइज हो सकता था, यानी कि वो खुद से एक डीमन बन जाता, हमारी आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता। इतना खतरा तो हमें शूरा डीमन से नहीं होता जितना इससे होता। जाओशी और उसके साथियों ने अपनी साइड के ऊपर सक्सेस को हासिल किया, जबकि दूसरी तरफ फीचेंग और क्लाउड दोनों कैनियन के ऊपर खड़े थे और जैसे वो सारे सोल्जर्स कैनियन के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने वहाँ पर उन सारे शूरा डीमंस को मार दिया। इसका मतलब यह है कि आज हमें टोटल सक्सेस हासिल हुई है। हमारा जाओशी बेस कैंप के अंदर एक रूम के अंदर लेटा होता है जहाँ पर लेटे लेटे उसकी बॉडी के अंदर से डीमन एनर्जी निकल रही होती है क्योंकि उसने डीमन को एब्जॉर्ब किया था और डीमन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए उसे भी काफी सारा टाइम लगेगा। जाओशी अपने बिस्तर के ऊपर लेटा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही होती है। वहीं पर उसे अपनी वाइफ मून दिखाई देती है। वो उसे कहती है लिटिल ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से उठ जाओ, अभी तो तुम्हें मुझे लेने के लिए भी आना है। जाओशी मून को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कहती है चलो जल्दी से उठ जाओ, तुम यहाँ पर मर नहीं सकते। हमारा जाओशी उसे कहता है मून तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो किडनैप कर लिया गया था, तुम तो शूरा डीमंस के पास थी। वो फिर से उसे कहती है हाँ मैं उन्हीं के पास हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चलो जल्दी से उठो और मेरे पास आ जाओ। और इसी के साथ ही हमारा जाओशी अपनी उस डीमन कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जाओशी जब वहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसी वक्त उसके रूम के अंदर जबरदस्त रोशनी निकलती है। उसके रूम के बाहर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग उस रोशनी को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो हमारा जाओशी अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद उनसे कहता है अंकल जोंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सारी रात यहाँ पर दरवाजे के बाहर खड़े रहे और मेरे कमरे को प्रोटेक्ट करते रहे ताकि कोई भी यहाँ पर आकर मेरे पर अटैक न कर सके। और उसके बाद हमारा जाओशी सोच रहा होता है लगता है कि मेरी कंडीशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अपनी मून से कहता है मून मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आने वाला हूँ। अंकल जोंग भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर तुम्हें अभी इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, जाओ जाकर वापस आराम करो, हमारे जख्म अभी बहुत ज्यादा हरे हैं। साथ ही अंकल जोंग सोच रहे होते हैं हमारा यंग मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, थोड़ी देर पहले इसकी बॉडी के ऊपर इतनी सीरियस इंजरीज थी, लेकिन अब देखो इसकी पूरी बॉडी हील हो चुकी है, इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी जख्म दिखाई नहीं दे रहा। जाओशी अपने अंकल जोंग से कहता है अंकल जोंग ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बॉडी के ऊपर जख्म है वो खुद हील हो जाएंगे, चलो चल के प्रिजनर से मिलते हैं। हमने उस प्रिंस को कैदी बना लिया था काया को
चलो जाकर उससे मिलते हैं। तो अंकल सोंग हमारे जाओशू की तरफ देखकर अभी भी सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं कल की बैटल में ये बात तो साबित हो गई है कि जाओशू एक लीडर बनने के लायक है, एक बहुत ही महान जनरल बनने के लायक है। यह लड़का फ्यूचर में जान किंग लेवल पर प्रमोट हो जाता है। इसके बाद पूरी की पूरी डायनेस्टी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि इसके सामने टिक पाए। लगता है कि हम लोग फ्यूचर में एक लेजेंडरी एम्पर लेवल का मास्टर भी देख सकते हैं। हो सकता है कि ये एम्पर लेवल तक पहुंच जाए। नेक्स्ट सीन में जेल का दिखाया जाता है। ये लोग जेल में प्रिंस काया से मिलने के लिए जाते हैं। जाओशू अंदर आता है और उसे कहता है प्रिंस मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने तुम्हें इतनी बुरी हालत में रखा हुआ है। तुम तो हमारे गेस्ट हो, तुम तो शूरा डीमंस के एक प्रिंस हो, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाए ये तो बहुत ही बुरी बात है। मैं इन सभी लोगों को सजा जरूर दूंगा। प्रिंस काया भी उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ पर इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी पूरी बॉडी को वहाँ पर जंजीरों से बांधा गया होता है। इसी वजह से वो जायजू के करीब आने के बाद वहीं पर रुक जाता है। प्रिंस उसे कहता है तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है, बहुत ही जल्दी मेरी शूरा डीमंस की आर्मी जो कि मेन आर्मी है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। यहाँ से कुछ ही फासला दूर है। वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा देखना, तुम्हें खुद भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी तुम मुझे यहाँ पर चुपचाप छोड़ देते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारा जाओशू उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम तो बस एक डिफीटेड जनरल हो, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शूरा डीमन आर्मी आगे क्या करने वाली है, तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं। थप्पड़ खाने के बाद भी उसे आगे से कुछ भी नहीं बताता। वो उसे कहता है इंसान कहेंगे तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये सारी बात बता दूंगा। मैं एक प्रिंस हूँ, मैं कोई आम शूरा डीमन सोल्जर नहीं हूँ जो कि यहाँ पर टॉर्चर करने पर अपना मुंह खोल दूंगा। अंकल सोंग आगे बढ़ते हैं और जाओशू से कहते हैं यंग मास्टर आपको पता है कि आपकी बॉडी अभी इस हालत में नहीं है कि आप किसी को टॉर्चर कर सके। जो टॉर्चर करने का एक्सपर्ट कहा जाता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इस बंदे को टॉर्चर करने के। टॉर्चर करूंगा, इंटेरोगेशन कंप्लीट करूंगा, इसके पास से जो कुछ भी मिलेगा वो सब कुछ आपके पास लेकर आऊंगा, आप बाहर जाकर इंतजार करें। तो अंकल सोंग अपने पास एक बॉटल निकालते हैं, प्रिंस काया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। प्रिंस काया उसे कहता है ये क्या है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो अंकल सोंग उसे कहते हैं इसके अंदर डिवाइन इचिंग पाउडर है, एक बार इसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर डाल दिया तो फिर तुम इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। इसके बाद अंकल सोंग आगे बढ़ते हैं और उसके माथे के ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं। जैसे ही वो उसके माथे के ऊपर थोड़ा सा डालते हैं तो उसे इचिंग होना स्टार्ट होती है, यानी कि वो हार्श करना स्टार्ट करता है। पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर खुजली कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी नाखून के साथ अपने चेहरे को छील देता है। इतनी जोर से वो खुजली कर रहा होता है, साथ ही वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। जब तक उसे एंटीडोट नहीं मिलेगा उसकी खुजली करना बंद नहीं होगा। और उसके बाद जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो अंकल सोंग को सब कुछ बता देता है। अंकल सोंग कागज के ऊपर लिखने के बाद जाओशू के वहाँ पर आने के बाद उसे बताते हैं और कहते हैं ये लो मैंने जो कुछ भी इसने लिखा बताया वो सब कुछ इस कागज के ऊपर लिख लिया है। जाओशू कहता है ये तो वाकई में एक बहुत ही बेकार इंसान निकला, मुझे तो लगा था ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा और किसी से डरता नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डरपोक निकला। तो प्रिंस काया अभी भी जिंदा होता है। तो जाओशू आगे बढ़ता है, जाकर उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी सवाल है, क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब दोगे। मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरी फैमिली लॉन्ग फैमिली से एक लड़की को किडनैप किया था, मुझे ये बताओ कि वो लड़की कहाँ पर है। उस लड़की का नाम लॉन्ग मून होगा, वो लड़की अभी तक जिंदा है। तो वो प्रिंस काया उसे कहता है वो लड़की वो तो जिंदा ही होगी क्योंकि वो हमारे शूरा डीमंस की सेंटर्स है और हम लोग अपनी सेंटर्स की पूजा करते हैं। तुम्हारा जाओशू इसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर उसे एक तसल्ली तो होती है कि उसकी मून अभी बिल्कुल ठीक है, लोग उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि उसे अपनी सेंटर्स मानते हैं। जाओशू कहता है तुम दोनों की लाइफ लाइन बहुत ज्यादा अलग हो चुकी है, वो शूरा डीमंस की सेंटर्स है और मैं इंसानों में से एक लड़का हूँ, हम दोनों दोबारा एक दूसरे से मिल सकते हैं क्योंकि शूरा डीमंस कभी भी अपनी सेंटर्स को मेरे हवाले नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में बीफेंग सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर शूरा डीमंस का पूरा कंट्रोल है। शूरा डीमंस के कंट्रोल वाली जगह के ऊपर मेन हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लड़की वापस बचकर आती है। ये दोनों लड़की कापेंग ने इनको लोग भेजा था काया के साथ। लड़की वापस आने के बाद जब रिपोर्ट करती है तो प्रिंस कापेंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वहाँ पर प्रिंस को अकेला छोड़कर चली आई हो, वहाँ से भाग कर आई हो, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं है। उनसे भागे हुए लोगों के पास जिंदा रहने का कोई हक नहीं होता। तुम्हारी वजह से मेरा ब्रदर प्रिंस काया मारा गया, एक प्रिंस तुम्हारी वजह से मारा गया है, इसी वजह से अब तुम सभी लोगों को भी मरना होगा। और वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो लड़की उसे कहती है सर सिटी लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दें, यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, हम उन सभी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पर एक और बंदा आगे बढ़ता है और उसे कहता है प्लीज इसको जाने दे, अगर आप चाहते हैं प्रिंस काया को रेस्क्यू करना है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, प्रिंस काया को बचाकर ले आता हूँ। मुझे एक और बात पता चली है कि वो लोग जब वहाँ पर फाइट कर रहे थे उसी फाइट के दौरान उन्हें एक मिड ग्रेड की जान क्रिस्टल वेन भी मिली है। हम लोग वहाँ पर जाते हैं, उन सारे इंसानों को मार देते हैं तो साथ ही में वो मिड क्रिस्टल वेन भी मिल सकती है। हमें वो जगह वापस चाहिए होगी, हम दोबारा से जाकर उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से जाओशू का दिखाया जाता है। जाओशू एक झरने के पास बैठा कल्टीवेट कर रहा था। जब वो वहाँ पर आराम से बैठा कल्टीवेट कर रहा था तो उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होता है। जाओशू और ब्लैकी दोनों इस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देख रहे होते हैं। जाओशू कहता है मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था जबकि तुम यहाँ पर आकर मेरे माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब यह है कि तुम्हें क्लीन अप करने की जरूरत है। वो ब्लैकी से कहता है ब्लैकी अपनी फायर के साथ मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करो कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। वो ऊपर जाने के बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इस दोबारा से शूरा डीमन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे तो ये कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे क्योंकि इस बार उनकी बहुत ही पावरफुल फोर्सेस यहाँ पर आने वाली
वाली है। बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ शी अंकल जोंग के साथ वैली टाउन की तरफ घूम फिर रहा होता है। रात के वक्त वो दोनों बाहर निकलते हैं। अंकल जोंग हमारे जाओ को बता रहे होते हैं कि शूरा डीमंस ने दोबारा से हमारे पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया है। जाओ ही अपने साथ 20,000 रिइंफोर्समेंट सोल्जर्स के साथ मिलकर उनके साथ फाइट कर रहे हैं। इस तरह सोल्जर्स की आर्मी जो है वो अभी भी पहुंचने बाकी है। जाओ कहता है वो थर्ड प्रिंस ये सब कुछ जानबूझ के करवा रहा है। वो हमारे पास रिइंफोर्समेंट नहीं पहुंचने दे रहा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने अगर यहाँ पर अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से वो मार्शल टाई को यहाँ पर सोल्जर्स को भेजने से रोक रहा होगा। जबकि जनरल जाओ ही के पास 20,000 सोल्जर्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग वापस तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, हमें यहीं पर रहकर इन सभी से फाइट करना होगी। फिर वो उनसे पूछते हैं मुझे ये बताओ कि सेकंड और थर्ड ब्रदर कहाँ पर हैं? अब हमारे पास वापस हटने का कोई भी रास्ता नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर हार भी जाते हैं तब भी हम लोग शूरा डीमंस को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाएंगे। तो नेक्स्ट सीन में वैली टाउन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जनरल पहुंच चुका है। वही जनरल जिसने प्रिंस काबैन से कहा था कि मैं वहाँ पर जाता हूँ, प्रिंस काया को बचा कर लाता हूँ। सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आता है और उनसे कहता है जाओ जाकर पूरे सिटी में सर्च करो, प्रिंस काया को ढूंढ कर लाओ। तुम लोग प्रिंस काया को ढूंढ कर नहीं ला सके तो हम सभी लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। जितने भी इंसान तुम्हारे रास्ते में आते हैं उन सभी लोगों को मार डालना। ये सभी लोग जैसे वैली टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं उसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर फायरवर्क्स दिखाई देते हैं। ये एक ट्रैप था। जैसे वो लोग वहाँ पर वैली टाउन के अंदर आते हैं उसी वक्त वो बाहर से आग लगा देते हैं। इन लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान बनाया हुआ था। लोग घरों के ऊपर आग लगा देते हैं, साइडों के ऊपर से आग लगे हुए तीर चलाते हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है। ये जितने भी सोल्जर्स यहाँ पर आए होते हैं शूरा डीमंस के सोल्जर्स, उन सभी के ऊपर बहुत ही भारी अटैक होता है। जाओ शी भी वहीं पर जंप करते हुए बाहर निकलता है। जाओ शी जनरल के साथ फाइट करने लगा है। सबके बाहर के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। बाहर जितने भी गार्ड्स होते हैं शूरा डीमंस के, उन सभी को भी मार दिया जाता है। ये वाला शूरा जनरल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो कहता है मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। सभी से कहता है तुम सभी कमजोर इंसान हो, मैं तुम सभी में से किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। फीचेंग, क्लाउडमैन और माया जाओशु ये तीनों ही उसके सामने खड़े होते हैं। तो वो अपने बड़े से हैमर को घुमाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगा है। माया जाओ चिल्लाकर अपने दोनों भाइयों से कहता है तुम दोनों जल्दी यहाँ से हटो, तुम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, ये तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वो शूरा डीमन जब अपने हथौड़े को घुमाता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी स्लैश निकलती है, जिसके साथ ही ग्राउंड भी पूरा टूट जाता है। ग्राउंड के टूटने के बाद ही वहाँ पर चेंग और क्लाउडमैन जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती हैं और सामने की तरफ देख रहे होते हैं कि जाओशुई का क्या हुआ है। देर के बाद जब धुआं हटता है तो सामने की तरफ दिखाते हैं कि उस जनरल ने हमारे जाओ को उसके सर से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा रखा होता है। वो हमारे जाओ को अपने सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। उसी वक्त अंकल जोंग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अंकल जोंग अपनी तलवार को दूर से उसकी तरफ फेंकते हैं। तलवार काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे वहाँ पर जाकर गिरती है तो वो शूरा डीमन भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। अंकल जोंग उसे कहते हैं तुम यहाँ पर एक बच्चे को क्या तंग कर रहे हो, तुम तो एक मिडिल ग्रेड के डीमन किंग हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो। चलो हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, ये लड़का नहीं। वो जनरल भी फिर से अपने हाथ में अपने हैमर को पकड़ता है और कहता है तुम तो इनेट जान किंग लेवल पर हो, अब यहाँ पर मुझे फाइट करने का मजा आएगा। चलो तुम इंसानों में कोई ना कोई तो ऐसा निकला जो कि मुझसे फाइट करने के लायक है। और उसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस वक्त 3 जगह के ऊपर 3 फोर्सेस अलग अलग फाइट कर रही हैं। मिस्टीरियस फोर्स जो कि माउंटेन्स के पास टाउन ऑफ वेल के पास फाइट कर रही है, जबकि दूसरे इंसानों की फोर्स जो कि रिइंफोर्समेंट्स के साथ मास्टर जियाहुई के साथ फाइट कर रही है। जबकि कापैन भी अपने 40,000 सोल्जर्स को लेकर उसी तरफ आ रहा है। उसके पास बहुत ही पावरफुल शूरा डीमन की आर्मी है। वो उन सारी आर्मी को लेकर उसी तरफ नजदीक पहुंच रहा है। यहीं पर हमें नो डीमन अबिस का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लिटिल मंकी वहाँ से भागता हुआ आ रहा होता है। लिटिल मंकी का साइज अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ पर से काफी तेजी के साथ भागता हुआ उसी तरफ बैटल की तरफ आ रहा है, ताकि आके अपने यंग मास्टर यानी कि जाओ को बचा सके। फीचेंग और क्लाउडमैन भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर हमारे जाओ को उठा लेते हैं। अंकल जोंग उनसे कहते हैं मैं यहाँ पर इसके साथ फाइट करने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको रोका रखूंगा, तुम लोग यहाँ पर मौका देखते ही यहाँ से भाग जाना, अपने यंग मास्टर को अपने साथ लेकर जाना। उसे कहते हैं ठीक है अंकल जोंग, हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। उसे पीछे की तरफ लेकर बढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अंकल जोंग के सामने जहाँ पर पहले वो जनरल होता है उसके साथ और भी बहुत सारे शूरा डीमंस निकल आते हैं और ये सारे के सारे एलीट वॉरियर्स होते हैं। तो वो शूरा जनरल कहता है हमारी आर्मी यहाँ पर पहुंच चुकी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वेस्ट कर सकूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर सब कुछ जल्दी खत्म करने वाला हूँ। अपने हथौड़े के अंदर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अंकल जोंग के ऊपर अटैक कर देता है। अंकल जोंग भी उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो हथौड़े का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं, जबकि बाकी के शूरा डीमंस भी साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। वो भी साथ ही मिलकर अंकल जोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। फीचेंग और क्लाउडमैन दोनों आगे की तरफ भाग रहे होते हैं और उन्होंने जाओ का हाथ पकड़ा होता है, वो उसे भी अपने साथ खींच रहे होते हैं, जबकि हमारा जाओ जी पीछे अंकल जोंग की तरफ देखकर रो रहा होता है। क्लाउडमैन उसे कहता है बॉस हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि हम लोग फाइट करके उनसे जीत नहीं सकते। अंकल जोंग उनको वहाँ पर रोका रखेंगे।
तो हमारे जाओ शुई को अंकल जोंग की बातें याद आती है कि पूरे रास्ते वो किस तरह उनको गार्ड करते आए हैं और अंकल जोंग उनके साथ ही रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जाओ वहीं पर रोना शुरू कर देता है और कहता है, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, क्या हम लोग वाकई में यहाँ से भाग कर जाने वाले हैं? क्या हम लोग अपने अंकल जोंग को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देंगे? हमारा जाओ उन दोनों को ये वाली बात कहता है। वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद वो वहीं पर रुक जाते हैं और खड़े होकर उसकी बात सुनती है। तो कहता है, क्या हम लोग भगोड़े हैं? क्या हम लोग जंग को जहाँ पर छोड़कर भाग रहे हैं? क्या हमें मौत से डर लगता है? दोनों पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, अंकल जोंग, हम तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं देंगे, हम लोग आ रहे हैं। जाओ अभी पीछे ही खड़ा होता है, जबकि वो दोनों ही भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जाओ कहता है, अब ये हुई ना बात, ये मेरे भाइयों वाली बात है, चलो हम लोग भी जाकर फाइट करते हैं। अंकल जोंग पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मास्टर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ से भगाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग फिर से यहाँ पर वापस क्यों आ गए हो? ठीक है, अब तुम सभी लोग वापस आ गए तो चलो मिलकर फाइट करते हैं। शूरा डीमंस में से एक लड़की निकलती है और कहती है, तुम सभी लोग तो अब मरने वाले हो, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर बातें कर रहे हो। वो काफी ज्यादा हॉट होती है, जिसे देखकर फी चैंग और क्लाउड वन दोनों के पसीने निकल जाते हैं। तो उसी वक्त जनरल मैंगी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो अपने बड़े से एक्स को सामने की तरफ करते हुए इस लड़की के अटैक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं, जोंग माय लॉर्ड, मैं भी यहाँ पर पहुंच आया हूँ, प्लीज माफ करना कि लेट पहुंचा हूँ। मास्टर जैन जैन, डिप्टी लीडर डान टाओ और साथ में मास्टर वू और मास्टर वी, वो लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो लोग इनसे कहते हैं कि तुम्हारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ चुकी है। फी चैंग भागता हुआ जाता जाकर डान टाओ से कहता है, शुक्र है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो, वरना हम सभी लोग तो यहाँ पर मरने वाले थे। अच्छी बात है कि हमारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ गई, चलो मिलकर फाइट करते हैं। सभी लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर इनके सामने उतने शूरा डीमन के होते हैं जितने के ये सभी लोग होते हैं, सभी एक एक के सामने खड़े हो जाते हैं और एक एक से 1-on-1 फाइट करने वाले हैं। इसी के साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग अपने अपने शूरा डीमन को चुपिक करते हैं और साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। जबकि इनका जो जनरल कमांडर होता है उसकी तो हमारे जाओ के साथ फाइट होनी है। वो उसे कहता है, तुम इंसानों को क्या लगता है कि तुम मेरी शूरा डीमन रेस के साथ फाइट करने के लायक हो? जनरल अपनी पावर को रिलीज करने के बाद जल्दी से जंप करते हुए जाओ के ऊपर अटैक करने की बजाय अंकल जोंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो वह सीधा हवा में जाता है और अंकल जोंग के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। वो एनर्जी काफी ज्यादा होती है। जबकि हमारा शाओजी नीचे खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है। वो जनरल इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो एक इननेट जंकिंग से फाइट कर रहा है, लेकिन इननेट जंकिंग लेवल अंकल जोंग भी उसके सामने नहीं टिक पाते। बड़े से हथौड़े के साथ उसके ऊपर अटैक करते तो अंकल जोंग ग्राउंड के ऊपर आकर गिरते हैं, काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिससे हमारा जाओजी वहीं पर रोना शुरू कर देता है। जाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उन सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोगों ने फ्रंटियर को डिस्ट्रॉय किया, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स की जान ली है, इसलिए आज तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। जाओजी के ब्रदर यानी कि उसका सेकंड और थर्ड ब्रदर फी चैंग, क्लाउड वन, वो लोग भी ग्राउंड के ऊपर जख्मी पड़े होते हैं और बाकी के सभी लोग भी जख्मी हो चुके हैं। इससे कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं होता जो कि फाइट कर सके जाओशुई के अलावा। जाओशुई कहता है, अंकल जोंग, मैं यहाँ पर ये सब कुछ आपके लिए करूंगा, मैं इन सभी लोगों को हेल में पहुंचा कर रहूंगा। और मैं जाओशुई अपने पास से 5-6 डीमन कोर्स निकालता है और उन सारे की सारी डीमन कोर्स को एक साथ निकल जाता है। देखकर तो शूरा डीमंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़का इतने एक साथ इतनी सारी डीमन कोर्स को कैसे निकल लिया? ये लड़का यहाँ पर खुदकुशी करना चाहता है, यहाँ पे अपने आप को एक बॉम्ब बना रहा है ताकि इतनी सारी डीमन कोर्स को निकल कर अपने आप को यहाँ पर फोड़ देगा और हम सभी लोग उस धमाके में मारे जाएंगे। और जाओशुई जब वहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इतनी सारी डीमन कोर्स को, तो इस डीमन कोर्स के साथ उसको पावर मिलती है और इसी के साथ वो अपने पंख को निकालता है और वो एक डीमन बन जाता है। जाओशुई डीमन बनने के बाद उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और साथ ही आसमान के ऊपर से उसके ऊपर ठंडर इलेक्ट्रिसिटी भी गिर रही होती है। शूरा डीमन कहता है, ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। क्या ये लड़का यहाँ पर फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ब्रेक थ्रू कर रहा है तो इसके ऊपर थंडर्स क्यों गिर रही है? थंडर इलेक्ट्रिसिटी तो सिर्फ और सिर्फ डीमंस के ऊपर गिरती है। जब कोई डीमन ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर से थंडर इलेक्ट्रिसिटी गिरती है। तो जनरल फिर से अपने बड़े से थोड़े को लेकर जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे इसे ब्रेक थ्रू करने से रोकना होगा। लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचने लगता है उसी वक्त हमारा मंकी किंग वहाँ पर आ जाता है। किंग अपने दोनों हाथों को जोड़ता है, उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो जनरल ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है और ग्राउंड के अंदर दंस जाता है। मंकी किंग अपने साथ बहुत सारे डीमन वॉरियर्स को भी लेकर आया होता है। उसके साथ बहुत सारे डीमंस होते हैं। ये सभी लोग मंकी किंग के साथ यहाँ पर आए होते हैं ताकि जाओ का साथ दे सके इस आर्मी को फाइट को जीतने में। तो अब यहाँ पर दोबारा से एक नई फाइट की शुरुआत होने वाली है। किंग ऊपर की तरफ देख रहा होता है हमारे जाओ की तरफ, वो उसे देखकर कहता है, बॉस क्या तुम ठीक हो? जबकि उसी वक्त वो दूसरा जनरल फिर से उठकर आ जाता है और हमारे मंकी किंग को एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे मंकी किंग उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। जनरल को भी समझ आ जाती है। वो चिल्लाकर कहता है, ये लड़का कोई इंसान नहीं है, क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर जिस थंडर को एक्टिवेट किया है वो फायर क्लाउड थंडर है। थंडर सिर्फ और सिर्फ एक हाई क्लास का डीमन ही रिलीज करवा सकता है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही हाई रैंक का डीमन है। जबकि हमारा जाओ वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त चीख मारता है और आसमान के ऊपर से दोबारा से फायर क्लाउड थंडर नीचे की तरफ गिरती है और वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। हमारे जाओ ने यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट कर लिया। ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने के बाद जाओ सामने ग्राउंड के ऊपर गिरता है, जबकि वो चैनल देखता है और कहता है, इस लड़के को अभी यहीं पर मारना होगा। अगर हमने इस लड़की को यहाँ पर छोड़ दिया तो ये लड़का फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि अगर जब ये एक डीमन एम्पर लेवल तक पहुंच जाएगा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। और बड़ी स्पीड के साथ जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो फिर से उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त मंकी किंग फिर से बीच में आ जाता है और उसके दोनों बाजू को पकड़कर उसको ब्लॉक करता है। दूसरे को घूर घूर कर देख रही होती है। इस वक्त मंकी किंग और इस जनरल दोनों की पावर्स एक साथ एक
बराबर होती है। जबकि हमारे जाओ के पास उसकी डीमन कोर कंप्लीट हो चुकी है। डीमन कोर कंप्लीट होने के बाद अभी भी थंडर इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर गिरी होती है। जाओ कहता है मेरी डीमन कोर यहाँ पर फेल होने वाली है, अगर मैं इस डीमन कोर को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता तो यहाँ पर फेल होने की वजह से थंडर लाइटनिंग मेरी बॉडी के ऊपर गिरेगी और मैं बच नहीं पाऊंगा। जाओ कहता है कहीं मैंने ये सब कुछ गलती तो नहीं करती, मैं अंकल जोंग को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया, अगर मैंने अच्छा प्लान बनाया था तो अंकल जोंग अभी तक मेरे साथ होते, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। साथ ही वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकता, मैं जाओ जुई हमेशा वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ, अपनी किस्मत खुद अपने हाथ से लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करूंगा। आज मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने के बाद इस 100 रेवोल्यूशन को भी फेस करूंगा और डीमन किंगडम तक पहुंच जाऊंगा। हमारा जाओ जुई यहाँ पर एक नए हौसले के साथ दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो इस बार हमारा जाओ जुई अपनी कल्टीवेशन को कम्प्लीट कर ही लेगा। हमारा जाओ जुई वहाँ पर फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। वो अपनी हेल्बर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है और एक जबरदस्त चीख मारता है। आसमान के ऊपर से और भी ज्यादा फायर थंडर इलेक्ट्रिसिटी नीचे की तरफ गिरती है, जो कि साथ ही सीधी आकर जाओ जुई की बॉडी के ऊपर गिरती है। वह जाओ जुई अपने आप को ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करता है और उसकी बॉडी से और भी ज्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। थ्रू कम्प्लीट करने के बाद हमारे जाओ जुई ने अपने आप को एक डीमन किंग बना लिया है। डीमन किंग लेवल तक हमारा जाओ जुई पहुंच चुका है। ये ना सिर्फ यहाँ पर डीमन किंग बना है बल्कि इंसानों के जान किंग लेवल तक भी पहुंच चुका है। ये दोनों लेवल्स को डबल किंग बन चुका है। इसकी जो हेल्बर्ड होती है वो भी पहले से ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तुम्हारा जाओ जुई कहता है तो यही तुम्हारी रियल पावर है। कि दूसरी तरफ जो कैप्टन होता है वो मंकी किंग के साथ फाइट कर रहा था, वो मंकी किंग के ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा मंकी किंग पीछे की तरफ गिर जाता है क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से मंकी किंग भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। मंकी किंग के ऊपर अटैक करने के बाद वहाँ पर हंस रहा होता है। जाओ जुई अब यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो उसे कहता है मुझे पहले से पता था कि तुम कोई ऑर्डिनरी सोल्जर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास और कौन कौन सी पावर्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम आर्मी के कमांडर हो या फिर कोई कैप्टन हो। तो जाओ पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कमांडर जैसे पीछे की तरफ घूमता है उसके पास अटैक को अवॉइड करने का टाइम भी नहीं होता, क्योंकि अटैक की वजह से वो काफी दूर पीछे जाकर गिरता है, बिल्डिंग्स को तोड़ता है, पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। ये हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है सिर्फ एक ही अटैक में। उसी वक्त जाओ जुई फिर से अपनी हेल्बर्ड को उसकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधी आकर उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है। उसके बाद हमारा जाओ जुई उड़ता हुआ सीधा आकर अपनी हेल्बर्ड के डंडे के ऊपर ही आकर खड़ा हो जाता है। वो भी उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। हाँ ये बात ठीक है कि तुम डीमन किंग राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन एक डीमन किंग भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं भी डीमन किंग राम पर ही हूँ। तुम्हारा जाओ से कहता है मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक डबल किंग हूँ, मैं इंसानों का इनेट जान किंग हूँ, डीमंस में डीमन किंग हूँ। और इस तरह हमारे जाओ ने उनके कमांडर को मार दिया और उसके बाद जो सोल्जर्स होते हैं उनके पास अब कमांडर नहीं बचा। कमांडर कापैन अभी वहीं पर होता है जो कि एक प्रिंस भी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो दूसरी तरफ होता है। तो हमारा जाओ उस बंदे को मारने के बाद अपने साथियों से कहता है तो चलो रेडी हो जाओ, अब बाकी के सभी लोगों को मारना होगा। सभी लोग हम इंसानों को यहाँ पर रोकना चाहते हैं, तो आज हम सभी को मार कर इनके इलाके जिनके ऊपर उन्होंने हमारे इलाकों के ऊपर कब्जा किया है वो सारे के सारे वापस लेकर रहेंगे। सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। किंग फिर से रेडी हो जाता है और वो भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर फिर से एक फाइट स्टार्ट होती है। हम अपने साथियों के साथ जितने बच्चे कुछ साथी होते हैं उन सभी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओ की पावर्स पहले क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये सभी उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो डबल किंग बन चुका है। क्लाउडमैन फीचेंग से कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक बेट करें कि जो भी यहाँ पर 1000 लोगों को मारेगा आज रात की सारी वाइन उसे मिलेगी, वो रात की सारी वाइन पिएगा। से कहता है मुझे लगता है कि आज रात सारी वाइन मुझे पीनी पड़ेगी क्योंकि तुम तो 1000 को मार ही नहीं पाओगे। जाओ जो कि अपने ब्लैकी के ऊपर बैठा हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी हेल्बर्ड को सामने की तरफ करता है, ऊपर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है। वो यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन को यूज करता है। जाओ इन सभी लोगों से कहता है शूरा डीमंस तुमने मेरे कंट्री के ऊपर अटैक किया, तुम मेरी डायनेस्टी में घुस आए, मेरे बहुत सारे लोगों की जान ली, आम निर्दोष लोगों की जान ली, मेरे बहुत सारे सोल्जर भाइयों की जान ली है, तो आज मैं उन सभी का बदला तुम सभी से लेने वाला हूँ, तुम सभी लोगों को मारकर। ऊपर खड़े खड़े अपनी फायर पावर को रिलीज करता है। वो फायर के साथ एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अपनी फायर से अटैक करता है। तो नीचे बहुत सारे शूरा डीमंस होते हैं, वो उन सभी के ऊपर एक जबरदस्त धमाका करता है। पर कितने सारे शूरा डीमंस सिर्फ एक ही अटैक में मारे जाते हैं। एंग और क्लाउडमैन जो कि दूर फाइट कर रहे होते हैं वो लोग कहते हैं जरा देखो तो सही, हमारा बॉस पहले से कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो तो वाकई में जान किंग होने के लायक है। पीजेंग उसे कहता है हाँ इसीलिए तो हम लोग उसे बॉस कहते हैं, अगर वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता तो हम लोग उसे बॉस क्यों कहते हैं। उसने सिर्फ एक ही फेल स्वूप में अपने आप को एक जान किंग बना लिया है, क्यों ना हम लोग भी जल्दी से ब्रेक थ्रू करें और हम दोनों भी जान किंग बन जाएं। हमारा शाओ जी जब वहाँ पर धमाका करता है तो उसके आसपास की सारा ग्राउंड जो होता है वो गहरा हो जाता है, जबकि सेंटर में एक क्लिफ रह जाता है। तो जाओ जी उसी क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है, किसी कहता है ब्लैकी चलो वापस आ जाओ, अपने ब्लैकी को वापस अपनी रिंग के अंदर रख लेता है। कि उसी वक्त उस क्लिफ के आसपास बहुत सारे शूरा डीमंस आ जाते हैं, वो लोग अपनी बड़ी बड़ी कैनन्स को लेकर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। वो सभी लोग हमारे जाओ जी के ऊपर अटैक कर देते हैं। आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, चारों तरफ से हमारे जाओ के ऊपर अटैक होता है, जबकि हमारा जाओ वहाँ पर सेंटर में खड़ा होता है। लेकिन जैसे उन सभी लोगों के अटैक्स वहाँ पर पहुंचते हैं, उनके सभी के तीर और वहाँ बाले उनके करीब पहुंचते हैं, हमारे जाओ के इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती है और वो सारे के सारे उसी शील्ड के साथ ही रुक जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के की बॉडी
पहाड़ी के इर्द गिर्द तो एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है। इसने हमारे सारे के सारे अटैक्स को अपनी शील्ड के साथ वहीं पर रोक लिया है। हमारा शाओ वहीं पर खड़े खड़े अपनी हेल्बर्ड को यूज करता है। जैसे भी अपनी हेल्बर्ड को ग्राउंड के ऊपर पटकता है तो उसी वक्त उसकी शील्ड के अंदर से एनर्जी से बने हुए कुछ और बाले निकलते हैं। तीर या बाले जो भी होते हैं वो सारे उड़ते हुए सीधे उनकी तरफ आके बढ़ते हैं। वो सारे के सारे शुरा डीमन जो कि साइडों के ऊपर खड़े होकर वहाँ शाओ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, वो सारे तीर उनकी बॉडी के अंदर जाकर धंस जाते हैं और वो सारे मरना शुरू कर देते हैं। एक एक करके हमारा शाओ वहाँ पर बहुत सारों को मार देता है। कई बार अब कापैन भी मौजूद होता है। कापैन कहता है, लड़की तुम्हारा मूव काफी ज्यादा अच्छा था, तुम यहाँ पर मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमारे शुरा डीमंस को ज्वाइन कर लेते हो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी आर्मी में तुम्हें एक जनरल या फिर उससे भी हाई रैंक मिलेगा। मेरे शुरा डीमंस के क्लैन में तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत दी जाएगी, इसलिए मेरे साथ आ जाओ। लेकिन हमारा शाओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके करीब पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। सिटी लॉर्ड कापैन भी उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन वो उसी वक्त अपनी हेल्बर्ड को घुमाते हुए उसका एक बाजू काट देता है। उसके बाजू कटने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और अपने साथियों से कहता है इसको मार डालो। वे लोग जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा शाओ जी उन सभी लोगों को भी मार देता है और कहता है, तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? और सभी के ऊपर एक एक अटैक करके उन सभी को मार देता है। फिर साथ ही वो कापैन के ऊपर भी अटैक करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। शाओ जी यहाँ पर बिल्कुल एक डीमन की तरह हंस रहा होता है और उन सभी से कहता है, तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को मार डालूंगा। तो ये बैटल पहले से भी ज्यादा काफी ज्यादा फियर्स हो चुकी है। मंकी किंग भी वहाँ पर फाइट कर रहा होता है। सभी लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, हालांकि ये सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। देर फाइट करने के बाद ही वहाँ पर ग्रैंड मार्शल टाई भी पहुंचा। ग्रैंड मार्शल टाई जो वहाँ पर पहुंचाते हैं वो अपनी रीइंफोर्समेंट की आर्मी को लेकर वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं, शुरा डीमंस तुम सभी लोग यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। वो अपने सोल्जर से कहते हैं, इन सभी को मार डालो, किसी एक को भी मत छोड़ना क्योंकि इन लोगों की हालत पहले से खराब है। और सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरा डीमंस को मारना स्टार्ट करते हैं। डीमंस भी कहते हैं इनकी रीइंफोर्समेंट्स आ चुके हैं, हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, और वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। ग्रैंड मार्शल अपने ट्रूप्स से कहते हैं, मेरे साथ आओ, मुझे फॉलो करो। इनमें से कोई ये भी शुरा डीमन यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, हमें सभी के सभी को पकड़ना है और सभी को मारना है। कि वो कहानी सुनाने वाला कहता है कि वहाँ पर ग्रैंड मार्शल के अराइवल के बाद जब इनकी रीइंफोर्समेंट वहाँ पर पहुंच जाए तो उसके बाद इन लोगों ने बड़ी आसानी के साथ बचे कुछ सारे शुरा डीमंस को मार दिया। शुरा डीमंस को एक बहुत ही बुरी हार हुई। याओ शुई ने अभी भी यहाँ पर फाइट करना बंद नहीं किया। याओ शुई और उसके दोस्तों को इन सारे रीइंफोर्समेंट वाले सोल्जर्स के आने की वजह से बहुत ज्यादा हिम्मत मिली और उन सभी लोगों ने और भी ज्यादा हौसले के साथ फाइट की। दोनों की फाइट के बाद याओ शुई की मदद और उसके दोस्तों की मदद के साथ इन लोगों ने शुरा डीमंस की आर्मी को हरा दिया और शुरा डीमंस को वापस जाने पर मजबूर कर दिया और उनके पास से 5 सिटीज को दोबारा से रिकवर करवा लिया। सीन में याओ शेंग डायनेस्टी के एम्परर के रूम का दिखाया जाता है। एम्परर अपने कोर्ट में बैठा होता है तो उसके पास बंदा भागता हुआ आता है, कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। वो उनको बताता है मेरे पास गुड न्यूज है और उनको सारी बात बता देता है। वो कहता है बॉर्डर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है। ग्रैंड मार्शल टाइजुआन के डिवीजन ने आर्मी को हरा दिया है। उनको हराकर उन लोगों ने 5 टाउन्स को खाली करवा लिया है, 5 सिटीज को खाली करवाया और उनके बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया है। इतने सारे शुरा डीमंस को नुकसान पहुंचा है कि वो दोबारा कई साल तक हमारे पर अटैक करने के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा आर्मी को नुकसान पहुंचा है। उन्हें तकरीबन 1 लाख शुरा डीमंस को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लैश में मार दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने उनके 8th प्रिंस जिसका नाम काया है उसको भी पकड़कर बंदी बना लिया हुआ है और इसके साथ साथ सिटी लॉर्ड कापैन को भी मार दिया गया है। तो एम्परर की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं ये तो मेरे याओ शेंग डायनेस्टी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है और ब्लेसिंग्स की बात है। जाकर मेरे ऑर्डर्स को रिलीज कर दो। उन लोगों से कहो कि मेरिट्स की बिना पर हम लोग आर्मी में अपने रिवार्ड्स को तकसीम करेंगे। जिसने भी जो कुछ भी किया है उसे मेरिट के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर एक मंत्री है जो कि हमारे याओ के खिलाफ है। वो कहता है योर हाइनेस मुझे लगता है कि 3rd प्रिंस ने पर्सनली आर्मी को अपने साथ लेकर लगता है कि ये सारे का सारा 3rd प्रिंस का ही प्लान है क्योंकि वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है। अपनी आर्मी को अपने साथ लिया होगा और अकेले जाकर उन सारे डीमंस का मुकाबला किया होगा और शुरा डीमंस को पीछे हटने पर मजबूर किया होगा। लगता है कि आपको 3rd प्रिंस को यहाँ पर रिवार्ड देना चाहिए क्योंकि उसने आर्मी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसी वजह से उसका रिवार्ड भी काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। एम्परर भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे बेटे को ही यहाँ पर क्रेडिट मिलने वाला है। मेरा बेटा यानी कि 3rd प्रिंस वो बहुत ज्यादा बहादुर है, उसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है तो उसे बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। एक गोल्डन किंग आर्मर मिलेगा और इसके साथ साथ उसे 1st क्लास मेरिट का इनाम भी मिलेगा। इसी वक्त एक जनरल जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी जितना मुझे ख्याल है मुझे लगता है कि आप यहाँ पर गलत समझ रहे हैं, ये मिनिस्टर आपको गलत बता रहे हैं। जितनी रिपोर्ट मेरे पास है उसके मुताबिक का टायरैन को किसने मारा, वहाँ पर सिटी लॉर्ड कापैन को किसने मारा और 8th प्रिंस काया को किसने बंदी बनाया और वहाँ पर सोल्जर्स को पर्सनली लीड करके कौन लेकर गया, ये सब कुछ लॉन्ग फैमिली के सन इन लॉ याओ शुई ने किया है। तो एम्परर उसे कहते हैं क्या वाकई में ये बात सच है कि लॉन्ग फैमिली के दामाद ने सब कुछ किया है? तो जनरल उनसे कहते हैं हाँ जो मैजेस्टी ये वाकई में सच है, लॉन्ग फैमिली के दामाद ने ये सब कुछ किया है। एम्परर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। लॉन्ग फैमिली के ऊपर एक लंबे अरसे से इल्जाम लगाया जा रहा है कि लॉन्ग फैमिली वाले शुरा डीमंस के साथ मिले हुए हैं। लॉन्ग फैमिली के दामाद ने ये सब कुछ करके ये बात साबित कर दिया कि लॉन्ग फैमिली वाले आज भी हमारे एम्पायर के साथ बहुत ज्यादा लॉयल और वफादार इंसान है। मैं यहाँ पर ऑर्डर जारी करता हूँ कि उस लड़के याओ शुई जो कि लॉन्ग फैमिली का सन इन लॉ है उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर बुलाया जाए ताकि मैं उसे यहाँ पर इनाम दे सकूँ। पर्सनली उसे बहुत ही बड़ा इनाम देने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में फिर से वैली टाउन का दिखाया जाता है जहाँ पर वार के बाद हमारा याओ शुई भी रेस्ट
रेस्ट कर रहा है। तो जहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहता है कि इस बड़ी सी हार के बाद शुरा डीमंस वापस चले गए और वो दोबारा इनके पर अटैक करने के लिए फिलहाल तो नहीं आने वाले। याओशुई ने जहाँ पर बहुत ही कुछ हासिल किया है, एक तो उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला और साथ ही उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया और डबल किंग राम में चला गया है। ये लोग जहाँ पर उन सभी लोगों को जो लोग मर गए हैं उन सभी को यहाँ पर उनकी डेड बॉडीज को जला रहे होते हैं और वहीं पर हमारा याओशुई खड़ा होता है। वो अंकल जोंग की डेड बॉडी को भी वहाँ पर जला रहा होता है और कहता है अंकल जोंग आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अंकल जोंग और इनके अलावा उसके जितने भी साथी जहाँ पर डेड हुए हैं वो उन सभी लोगों को वहाँ पर उनकी डेड बॉडीज को जला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया, तुम लोगों ने बहादुरी के साथ यहाँ पर फाइट किया और तुम सभी लोगों की वजह से हमें जीतने का एक मौका मिला। सभी के इस बहादुरी के किस्से को हम लोग आगे जाकर फैलाएंगे और सदियों तक इसको याद रखा जाएगा। तुम्हारा मंकी किंग भी याओशुई को हौसला देते हुए कहता है बॉस आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकल जोंग की आत्मा इस वक्त हिवन में बैठकर बहुत ज्यादा खुश होगी अगर उन्हें पता चल जाए कि आपने यहाँ पर शुरा डीमंस के साथ क्या किया है। उनका बदला भी ले लिया, शुरा डीमंस को भी यहाँ से भगा दिया है। हमारा याओ यहाँ पर अपने अंकल जोंग के मरने पर बहुत ज्यादा उदास होता है। मंकी किंग भी उसे वहाँ पर दिलासा दे रहा होता है। तो याओशुई इन सभी लोगों से कहता है इंपीरियल कोर्ट से हमारे लिए एक लेटर आया था कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर वापस जाना होगा ताकि एम्परर हमें इनाम दे सके। ये लोग भी जाकर आराम करो, जाकर सो जाओ क्योंकि हम लोगों को कल सुबह सुबह यहाँ से वापस के लिए निकलना होगा। याओशुई उन सभी को बाय बोलकर वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। तो क्लाउड वन उसके पीछे जाना चाहता है लेकिन फीचेंग उसे रोक देता है। याओशुई जल्दी से जंप करते वहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है। फीचेंग उसे कहता है ब्रदर रुक जाओ, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्लाउड वन उसे कहता है हमारा बिग ब्रदर एक बहुत ही इमोशनल इंसान है, कल के लिए मुझे लगता है फिर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंकल जोंग के मरने पर बहुत ज्यादा उदास है। थोड़ी देर बैठेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। याओशुई जाकर छत के ऊपर बैठ जाता है अपने हाथ में बड़ी सी बॉटल लेकर, जबकि मंकी किंग भी उसके साथ ही बैठा होता है। वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है सर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम यहाँ पर टाइम के ऊपर पहुंच जाए और मेरी जान बचा ली। अगर तुम बैटलफील्ड के ऊपर टाइम पर नहीं पहुंचते तो मैं मर चुका होता, लेकिन तुम तो 9 डीमन एबिस में थे। तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला कि अचानक से यहाँ पर आना है? तुम तो अचानक यहाँ पर आ गए हो। तो मंकी किंग उसे कहता है जब तुमने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया उस वक्त मुझे लगा कि तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में हो, इसी वजह से मैं जल्दी से वहाँ से भागता हुआ यहाँ पर पहुंच आया। रास्ते में आते हुए मैंने वहाँ पर से फैल्कन्स की आर्मी को भी अपने साथ ले लिया ताकि यहाँ पर हमारी मदद हो सके। मंकी किंग हमारे याओ से कहता है बॉस तो अब मुझे बताओ कि आगे के तुम्हारे क्या प्लान है, आगे तुम क्या करने वाले हो? याओ से कहता है अब आगे मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब जबकि फ्रंटियर के ऊपर वार खत्म हो चुकी है, हमने सारे शुरा डीमंस को मार दिया और कुछ को वापस भगा दिया है। याओ ही जहाँ पर है वही यहाँ पर सब कुछ संभालेंगे। उन्होंने सोल्जर्स को यहाँ पर स्टेशन कर दिया, हमने 5 सिटीज का कब्जा वापस हासिल कर लिया है और दोबारा शुरा डीमंस को यहाँ पर एंटर होने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही कोई शुरा डीमन यहाँ पर दोबारा अटैक करने के लिए आएंगे। साथ ही याओशुई अपनी मून को याद करके उदास हो जाता है और कहता है मैं अपनी मून को लेकर काफी ज्यादा उदास हूँ। किंग उसे कहता है लेकिन आप मून को लेकर क्यों इतने ज्यादा परेशान है? हम लोग मून को वहाँ से आजाद करवा लेंगे। सिस्टर मून को क्या हुआ है? याओ उसे कहता है मून को कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी तक बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है, लेकिन असल बात यह है कि वहाँ पर उस प्रिंस ने मुझे कहा था कि वो उनकी सेंटस बन चुकी है। इस बात को समझते हो? अगर वो शुरा डीमंस की सेंटस बन चुकी है तो वो कभी भी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगी। शुरा डीमंस कभी भी उसे मेरे पास नहीं आने देंगे। एक इंसान और एक शुरा सेंटस दोनों आपस में एक नहीं हो सकते। फिलहाल के लिए तो मुझे इंपीरियल कोर्ट से आए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करना है क्योंकि मैं उनको डिसएग्री नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से जाकर एम्परर से मिलना होगा। उसके बाद मुझे शुरा डायनेस्टी में जाकर मून को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। मुझे किसी न किसी तरीके से तो शुरा डायनेस्टी में जाना है। फिलहाल के लिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। आज यहाँ पर फाइट में मुझे महसूस हुआ है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अपनी मून को बचा सकूँ। पहले मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उसके बाद मैं जाकर अपनी मून को बचाऊंगा। नेक्स्ट सीन में जाओचैंग डायनेस्टी के इंपीरियल कोर्ट का दिखाया जाता है। तो एम्परर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और कहते हैं तो चलो जल्दी से उन सभी लोगों को बुला लाओ जो लोग यहाँ पर अपना रिवार्ड लेने के लिए आए हैं। तो एक साथ खड़ा हुआ दरबान उनसे कहता है तो याओशुई लॉन्ग फैमिली का याओशुई जल्दी से अंदर आ जाओ और आकर अपने रिवार्ड्स लो। सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में लॉन्ग फैमिली के उस लड़के को यहाँ पर इनाम मिलने वाला है? सभी लोग कहते हैं चलो देखते हैं कि हमारा यंग हीरो कौन है। तुम्हारा याओशुई अंदर आता है और आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है योर हाइनेस मैं आपको ग्रीट करता हूँ। जबकि बाकी के सभी लोग उसका हुलिया देखकर कहते हैं ये क्या लगता है ये जंग से सीधा यहीं पर चला आया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हाइनेस के सामने इस तरह आने की? ये हमारे एम्परर के सामने इस तरह इस हुलिये में कैसे आ सकता है? क्या इसे जरा भी तमीज नहीं है? क्या एम्परर भी उनकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम सभी को इसके खुलिये को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी डायनेस्टी का यंग हीरो है और मुझे पता है कि यंग हीरो इसी तरह एरोगेंट होते हैं। और साथ ही वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कर देते हैं। वो कहते हैं मैं यहाँ पर इस लड़के से अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। 7th प्रिंसेस रूडी जी की इसके साथ शादी होगी। वो सभी लोग मुझे बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कैसे हो सकता है ये लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर जो कि लॉन्ग फैमिली का दामाद भी है उसके साथ अपनी प्रिंसेस रूडी जी की शादी कैसे कर सकते हैं? एम्परर उठकर खड़े हो जाते हैं और सभी लोग उसे कहते हैं जैसे कि सभी लोगों को पता है कि याओशुई इस जंग में एक यंग हीरो रहा है। इसने वहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हासिल किए हैं। इसने बहुत सारे शुरा डीमंस को मारा और शुरा डीमंस को वापस हटने में मजबूर किया, डायनेस्टी को प्रोटेक्ट किया है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो फैसला किया है कि हमारी प्रिंसेस रूडी जी की याओशुई के साथ शादी होगी, वो इसकी वाइफ बनेगी और ये हमारा एक प्रिंस बनेगा। तो यहाँ पर फिर से वही कमीना मंत्री आगे बढ़ता है और कहता है योर मैजेस्टी ऐसा
बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लॉन्ग फैमिली के दामाद की शादी अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर वो जाओ जुई की पर्सनल बातें करना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ये बात तो सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जाओ जुई लॉन्ग फैमिली का दामाद है जिसकी उनके बेटी के साथ शादी होने वाली है। दूसरी बात ये कौन सी छुपी हुई है कि ये जाओ फैमिली का नाजायज बेटा है। जाओ फैमिली के यंग मास्टर का एक लड़की के साथ अफेयर था और ये वहाँ से पैदा हुआ था। ये बताएं कि अगर आप एक नाजायज औलाद के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देंगे तो हमारे कोर्ट की क्या इज्जत रह जाएगी? इंपीरियल फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी। क्या आप इसके साथ अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी मत करें। बात सुनते ही बाकी के सारे मंत्री भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या ये बात वाकई में सच है? क्या ये लॉन्ग फैमिली का दामाद है और ऊपर से ये एक नाजायज बेटा भी है? अभी उसकी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहा होता है। तो मंत्री यहाँ यंग मास्टर जी का साथ देने के लिए कहते हैं। यंग मास्टर जी भी वहाँ पर मौजूद था। ये भी उस वार में हिस्सा ले रहा था। इसने वहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाई। उन सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए आर्मी ने वहाँ पर बहुत बड़ी जीत हासिल की। अगर आपको किसी के साथ अपनी बेटी की शादी करनी है तो आपको यंग मास्टर जी के साथ अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर टाई हान का बेटा भी है और यंग मास्टर है। इसलिए वो जी फैमिली के साथ आपकी बेटी की शादी होने से आपके ताल्लुक बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। तो यही लगता है कि आपको अपनी बेटी की शादी यंग मास्टर जी के साथ ही करनी चाहिए। वहाँ पर एक और मंत्री भी होते हैं जिसका नाम जू मोहाई होता है। वो कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जाओ जुई प्रिंसेस के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट मैच नहीं है, रॉय फैमिली का मेंबर बनने के लायक नहीं है। आपको इसकी शादी उसके साथ नहीं करनी चाहिए। जाओ जुई सभी लोगों की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जबकि उसी वक्त वो जो जनरल होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि जाओ जुई ने हमारी लॉन्ग फैमिली को ज्वाइन किया है, लेकिन अभी तक इसने मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं की। जनरल हमारे जाओ जुई के ग्रैंड भाई होते हैं। ग्रैंड पा कहते हैं हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ इसकी शादी नहीं हुई है और मेरी ग्रैंड डॉटर आप सभी को पता है कि शूरा क्लैन के लोग उसे किडनैप करके ले गए हैं और मुझे नहीं पता कि वो वापस आएगी भी या नहीं। जबकि इन दोनों की शादी भी नहीं हुई तो मैं इस लड़के को आजाद करता हूँ जो जिससे चाहे उसे शादी कर सकता है। और प्रिंसेस मेरे पोते के साथ शादी करने को तैयार है तो फिर ठीक है, मैं अपने पोते को अपना बेटा बनाकर उसके साथ शादी करवाने को तैयार हूँ। जाओ जुई भी वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है मैं जाओ जुई एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान हूँ। सभी लोग यहाँ पर मुझे एक हीरो कह रहे हो। मैंने आर्मी में वार के दौरान शूरा डीमंस को मारकर एक बहुत ही परफेक्ट सर्विस तुम सभी लोगों को प्रोवाइड की और साथ में तुम सभी लोगों की जान बचाई, के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा कारनामा किया। एम्परर यहाँ पर मुझे पर्सनली इनवाइट करते हैं ताकि वो मुझे ऑनर दे सके और पर्सनली वो कहते हैं कि वो अपनी बेटी रूडी जी की शादी मेरे साथ करेंगे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर अपने बेटे की शादी रूडी जी के साथ करवाना चाहते हैं। मेरी ऑनर मेरे हाथ से छीनना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरा ओरिजिन अच्छा नहीं है। मैं जाओ फैमिली का नाजायज बेटा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ये लोग मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि क्या तुम लोगों के ओरिजिन के बारे में तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग कहाँ से आए हो? तो प्राइम मिनिस्टर जी से कहता है प्राइम मिनिस्टर मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर एक बहुत ही गरीब इंसान हुआ करते थे। इतना ही नहीं बल्कि तुम लोग तो एक स्लेव के डिसेंडेंट्स हो, यानी कि तुम्हारा जो बाप था वो एक गुलाम हुआ करता था और उसके बाद देखो आज तुम यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हो। को नहीं लगता कि गुलाम के बेटे को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए जिससे हमारे कोर्ट की इज्जत खराब हो जाएगी। साथ ही वो दूसरे मिनिस्टर से कहता है मिनिस्टर मैंने सुना था कि तुम्हारा बाप एक स्कूल मास्टर हुआ करता था, तो तुम एक स्कूल मास्टर के बेटे होकर जहाँ पर एक बहुत ही आला पद के ऊपर बैठे हुए हो, एक मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हो। तुमने इस बारे में नहीं सोचा कि तुम यहाँ पर किस फैमिली से आए हो? तुम एक बहुत ही गरीब फैमिली से यहाँ पर आकर बैठे हुए हो, तुम मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। तो वो सभी लोग हमारे जाओ की बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जबकि एम्परर हंसते हुए कहते हैं ये लड़का तो वाकई में एक बहुत ही बोल्ड हीरो है, मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये लड़का ना सिर्फ एक हीरो है बल्कि हमारी डायनेस्टी का सबसे यंगेस्ट हिमनली किंग भी है, यानी कि जॉन किंग राम का एक सबसे यंगेस्ट लड़का है। जाओ से कहते हैं जाओ चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर अपना रिवार्ड तुम्हें देने वाला हूँ। तो जाओ उनके सामने जाकर झुकता जाता है। तो एम्परर अपने पास एक स्क्रोल उसे देते हैं और कहते हैं तो आज के बाद से मैं तुम्हें यहाँ पर एक नया पद देने वाला हूँ, क्योंकि तुमने इस वार में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तुमने बहुत सारे शूरा डीमंस की जान लिया, इसी वजह से मैं तुम्हारे रैंक को यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें वाइस एडमिरल का रैंक दे रहा हूँ और 3rd रैंक है। साथ ही तुम मेरी बेटी रूडी जी के साथ शादी भी करोगे और तुम हमारे प्रिंस कॉन्सर्ट भी बनोगे। जाओ एम्परर से कहता है एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो अपने रिवार्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर जी वहीं पर खड़ा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जाओ अपने ग्रैंडपा के साथ पुराने एम्परर से मिलने के लिए जाता है। पुराना एम्परर टाई शेंग जो कि अपने पैलेस में बैठा होता है, ये लोग जाकर उससे मिलते हैं और उसे कहते हैं तो अपने ओल्ड एम्परर से मिलने के लिए जहाँ पर आए हैं। तो एम्परर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ पर स्ट्रेंजर्स की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? जाओ जुई क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतने बड़े हो जाओगे। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तो हम लोग नो डिमन एबिस में थे, वहाँ पर अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं यहाँ पर जिंदा नहीं होता। वहीं पर तुमने मुझे अपनी मंकी फेरी वाइन भी दी थी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर साथ ही उसे कहते चलो छोड़ो इन सारी बातों को, यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात हो रही है तो क्यों ना तुम्हारी शादी की बात करें। ताजो इन दोनों से कहता है ग्रैंडपा दी ओल्ड एम्परर मेरी बात सुने, मैं मून से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वजह से मैं यहाँ पर शादी नहीं कर सकता। ग्रैंडपा से कहते हैं जाओशी बेवकूफ मत बनो, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त मून किस हाल में होगी, और अगर तुम मून को वापस आने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। मून वापस आएगी भी या नहीं इस बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
सकता। तुम्हारी किस्मत में एक दूसरे में के साथ मिलना लिखा हुआ तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी और तुम्हारी बीवी बन जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इस मौके को नहीं गवा सकते। मुझे भी लगता है कि तुम्हें रूडी जी के साथ शादी करनी चाहिए, तुम दोनों के लिए ये शादी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, ये तुम्हारे फेवर में है। तो एम्परर भी हमारे जाओ जुई से कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारी प्रिंसेस के लिए अच्छे नहीं हो? जाओ उनसे कहता है, एम्परर ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि रूडी जी मुझे पसंद करेगी। एम्परर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, अच्छा तो तुम इस बारे में इस तरह सोच रहे हो ना, हम दोनों तुम्हारे साथ चले और जाकर रूडी जी से इस बारे में बात करें और उससे जाकर पूछे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। सभी लोग वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं प्रिंसेस रूडी जी से मिलने के लिए। रूडी जी बाहर गार्डन में खड़ी होती है और वहाँ पर अपनी उंगली के ऊपर एक बटरफ्लाई लेकर बैठी होती है और कहती है, क्या तुम वापस आ गए हो? मुझसे कब मिलने के लिए आने वाले? उसे नहीं पता होता कि जाओ जी उसी के पास ही आ रहा है। वो पीछे की तरफ घूमती है तो वहाँ पर उसके ग्रैंडपा होते हैं और उसके साथ फैमिली के ग्रैंडपा होते हैं और साथ में जाओ जी होता है। वो तीनों को ग्रीट करती है तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुमने मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा कहा है, तो मतलब यह है कि तुमने हमारे रिश्ते को पहले से एक्सेप्ट कर लिया है। तो रूडी जी के ग्रैंडपा से कहते हैं, जी मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इस शादी से कोई मसला तो नहीं है? ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी इस लड़के जाओ के साथ तय कर दी है। तो वो उनसे कहती है, ग्रैंडपा जैसा आप मुनासिब समझे बिल्कुल वैसे ही होगा, अगर आप चाहते हैं मैं इससे शादी करूँ तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ और जनरल जाओ के साथ शादी करना ये तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी। ये बात सुनने के बाद वो ग्रैंडपा को थम्स अप करते हुए कहते हैं, लो काम हो गया, ये दोनों बच्चे यहाँ पर शादी करने को तैयार है। फिर साथ ही वो से कहते हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चे यहाँ पर बात करने वाले, क्यों ना हम लोग बूढ़े जाकर किसी और जगह पर बैठकर थोड़ी पीते हैं। दोनों को यहीं पर बात करने के लिए छोड़ देते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद हमारा जाओ और प्रिंसेस दोनों यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। प्रिंसेस आगे बढ़ती है और कहती है, कहीं तुम्हें ये सब कुछ बहुत ज्यादा अचानक और बहुत ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा होगा कि अचानक से मेरे डैड ने तुम्हारे साथ मेरी शादी तय कर दी है? जाओ से कहता, हाँ मुझे ये थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इस शादी की वजह से बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे डैड एक पॉलिटिकल मैरिज की वजह से मेरी शादी एक बहुत ही दूर दराज की डायनेस्टी में करने वाले थे जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। वहाँ के प्रिंस के साथ मेरी शादी होती जिसकी वजह से दोनों डायनेस्टीज में ताल्लुक काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता। इस वजह से मेरी पॉलिटिकल मैरिज होने वाली थी। वहाँ अगर वहाँ पर नहीं होती तो यहाँ पर किसी और प्रिंस के साथ कर दी जाती। मेरे रॉयल ग्रैंडफादर इस बारे में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि वो मेरी शादी की दूर जगह पर नहीं होने देंगे। इसी वजह से उन्होंने ये रिकमेंड किया था वो जनरल जाओ के साथ मेरी शादी कर देते, यानी कि तुम्हारे साथ शादी कर दे। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, वैसे भी तो मुझे किसी के साथ शादी करनी है, तो मैं फेंगशुई डायनेस्टी में शादी करके यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चली जाऊंगी। मेरा क्या है, मैंने तो अपने फादर के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही करना है। तुम्हारा जाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे थोड़ी से पकड़ता है और साथ ही उसे किस कर देता है। यहाँ पर प्रिंसेस को पहली बार किस करता है। हमारा जाओ जो यहाँ पर सोच रहा होता है, ये पता नहीं क्या सोच रही है, इस प्रिंसेस के साथ शादी करना ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट बात हो सकती है। प्रिंसेस रूडी जी भी यहाँ पर पहली बार ही किस कर रही है। तो थोड़ी देर के बाद ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है और कहती है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो मेरा फायदा उठा रहे हो। जाओ उसे कहता है, हम दोनों तो पहले से एक दूसरे के फियांसे बन चुके हैं क्योंकि तुम्हारे डैड ने सभी के सामने अनाउंस किया था हम दोनों की शादी तय की जा चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं किस भी नहीं कर सकता तो फिर हम दोनों का रिलेशन कैसा है? प्रिंसेस रूडी जी उसे कहती है, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ अपने बड़े भाई के बारे में। तुम्हें पता है ना कि फर्स्ट ब्रदर ने तुम्हारे पर भरोसा किया था और तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने का कहा था कि 5 साल में तुम्हें एक जनरल बनना होगा, जबकि तुम वाइस एडमिरल बन चुके हो। तो मुझे लगता है कि मेरे भाई को तुम्हारी और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इतनी जल्दी तुम्हें जनरल बनकर उसकी मदद करना पड़ेगी ताकि वो थ्रोन को हासिल कर सके। मेरा भाई हमेशा ही जब भी कभी पी लेता है तो वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता है कि तुम एक कितने महान जनरल बनने वाले हो। हमारा शाओ भी प्रिंस के बारे में सोच रहा था। प्रिंस कहता है कि वो फर्स्ट प्रिंस है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर मिलिट्री के जो लोग हैं वो थर्ड प्रिंस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी उसके साथ मिला हुआ है। इसी वजह से कि प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर थर्ड प्रिंस को न्याय एम्परर बनवाना चाहता है। फर्स्ट प्रिंस एक काफी अच्छा इंसान दिखाई देता है, तो मुझे अगर अपनी डायनेस्टी को बेहतर बनाना है तो फर्स्ट प्रिंस को मदद करना पड़ेगी। शाओ प्रिंसेस से कहता है, मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ लेकिन तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर आया। मेरे पास कुछ मंकी फेरी वाइन मौजूद है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों बैठकर पी सकते हैं। साथ में तुम्हें अपना किस्सा सुना सकता हूँ कि वहाँ पर किस तरह मैंने जंग की और किस तरह मैंने शुरा डीमंस को मारा। प्रिंसेस से कहते हैं, क्यों नहीं, चलो यहीं पर बैठकर पीते हैं और साथ में तुम मुझे अपने किस्से बताना कि तुम कैसे वहाँ पर फाइट कर रहे थे। मैंने सुना है कि तुमने वहाँ पर बहुत सारे शुरा डीमंस को मारा है, बहुत सारे को मारा है। उसके बाद ये दोनों यहीं पर बैठकर पीना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रिंसेस रूडी से टल्ली हो जाती है और उसे कहती है, तुमने तो वाकई में एक बहुत ही अच्छी वाइन लेकर आया हो। ये मंकी फेरी वाइन तो बहुत ही कमाल की वाइन है। और फिर वहीं पर वो उसी के साथ ही उसी जगह पर लिपट जाती है। बाद में नेक्स्ट सीन जो होता है वो लॉन्ग फैमिली का दिखाया जाता है। हमारा शाओ वापस अपनी लॉन्ग फैमिली में आता है और कहता है, मदर मैं वापस आ गया हूँ। जैसे वो दरवाजे से अंदर इंटर होता है तो उसकी मदर तो नहीं होती, वहाँ पर सामने उसके मीनी आंग होती है। मीनी आंग उसे देखते कहती है, यंग मास्टर तुम वापस आ गए। जल्दी से भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है और भागती हुई आकर उसके साथ लिपट जाती है। उसे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम फाइनली वापस आ ही गए। बहुत ही बुरा किया जो तुम इतने अरसे के बाद वापस आए हो। की चेस्ट हमारे जाओ के मुंह के ऊपर होती है। जाओ ग्राउंड के ऊपर गिरता है, बेचारा मंकी पीछे की तरफ गिर जाता है। जाओ से कहता है, मीनी आंग तुम क्या कर रही हो? वो उसके ऊपर ही बैठ जाती है और शर्माते हुए से कहती है,
यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना। फिर साथ ही उसके कान के करीब आकर उसे कहती है फाइनली जबकि तुम वापस आ ही गए हो तो क्यों ना आज रात हम दोनों मजे करें। मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ तो मैं तुम्हें सर्व करना चाहती हूँ। जाओ ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो मिनियांग की तरफ देखता है। मिनियांग उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है क्योंकि मिनियांग एक फॉक्स डीमन है। इसी वजह से वो अपनी पावर्स और चार्मिंग की पावर्स को रिलीज कर सकती है जिसकी वजह से वो किसी को भी सेड्यूस कर सकती है। हमारा जाओ जब उसको घूर कर देखता है तो उसको भी एक झटका लगता है और इसी के साथ ही उसका मुर्गा खड़ा हो जाता है। अपने सारे कपड़े कुपड़े फाड़ कर एक जबरदस्त चीख मारता है तो मिनियांग को भी झटका लगता है कि क्या हुआ है। उसी के साथ ही हमारे जाओ के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो उससे कहती है यंग मास्टर आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? जाओ कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं अभी अभी खूबसूरत प्रिंसेस रूडी जी के पास से उठकर आया हूँ और यहाँ पर आकर देखा है तो यहाँ पर पहले से मिनियांग मौजूद है। तो मतलब यह है कि मैं टाइगर के पास से बचकर निकला हूँ और सामने मेरा भेड़िया खड़ा है। तो हमारा शाओ और मिनियांग दोनों ही वहाँ से अंदर आ जाते हैं। शाओ अंदर आने के बाद उसकी कल्टीवेशन बेस को चेक करता है और उसे कहता है मिनियांग तुम तो डीमन किंग रैम तक पहुँच चुकी हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुमने बॉडी ऑफ रिटर्निंग एंसेस्टर्स को भी हासिल कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर डबल किंग रैम में नहीं पहुँच चुका होता तो तुम्हारी इन सारी चार्मिंग की पावर्स को मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि तुम्हारे चार्म्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारी सेडक्शन की पावर पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है। मिनियांग उसे कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी चाहे कोई भी खतरा क्यों ना हो। उसकी मदर और दोनों ब्रदर भी वहीं पर आ जाते हैं। हमारा शाओ अपनी मदर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है जबकि मदर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है आइजुएल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने सुना है कि तुम प्रिंसेस के साथ शादी करने वाले हो। मैंने ये भी सुना है कि एम्परर ने तुम्हें वाइस एडमिरल बना दिया है। तुमने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, तुम एक बहुत ही महान जनरल बनोगे। कि दोनों भाई भी उसे बधाई देते हैं और कहते हैं ब्रदर हम भी तुम्हें यहाँ पर बधाई देते हैं, तुम बहुत ही जल्दी बहुत ही महान जनरल बनने वाले हो। हमारा शाओ अपनी माँ से सीरियस होकर कहता है माँ अब जबकि मैं एक वाइस एडमिरल बन चुका हूँ तो मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा मैं पहले कभी हुआ करता था, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर। अब जबकि मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ मुझे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे बहुत ही जल्दी जाओ फैमिली में वापस जाना होगा, जाकर उस जाओ फैमिली से बदला लेना होगा। जाओ फैमिली ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उस सब के लिए मुझे जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो उसकी माँ उसे कहती है बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह का कोई काम करो, मुझे इस सब से कोई मसला नहीं है, हम लोग जैसे हैं वैसे क्यों नहीं रह सकते। उसी वक्त हमारे शाओ को खिड़की के बाहर कुछ महसूस होता है। शाओ यहीं पर टॉपिक को चेंज कर लेता है। तुम्हारा शाओ अपनी मदर से कहता है अच्छा ठीक है मदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने कभी ऐसा किया भी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो हूँ ही कि मैं इन सभी लोगों का सामना कर सकता हूँ। अब मुझे रेस्ट करनी है और जाकर अपने कपड़े भी चेंज करने हैं। नेक्स्ट सीन हमें रॉयल अकेडमी के अंदर का दिखाया जाता है। रॉयल अकेडमी के अंदर एक टेक्नोलॉजी कलेक्शन रूम होता है जहाँ पर एक एल्डर अंदर आते हैं तो वहाँ पर सारे एल्डर पहले से तैयारियां कर रहे होते हैं। अंदर आने के बाद कहता है मुझे पता है कि हमारा जो एनुअल टूर्नामेंट है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये हमारी अकेडमी का एक सबसे बड़ा फुल टर्म टूर्नामेंट होता है। यहाँ पर हमारे बच्चों को टॉप क्लास की पोजीशन मिलती है। इसी वजह से सारे एल्डर्स यहाँ पर सारी मार्शल आर्ट्स की बुक को रिव्यू कर रहे हो। भाई तुम सभी लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? तुम सभी को जब परेशान होने की क्या जरूरत है जबकि इस बार भी हमारे पास बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे निकलने वाले हैं। तो एल्डर ओशेंग वहाँ पर एक बुक को पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे पास जो मार्शल आर्ट्स की बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, उनके अंदर पुराना कोई भी रिकॉर्ड ज्यादातर नहीं लिखा हुआ। इसलिए एल्डर उसे कहते हैं हम इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला या नहीं? तो वो उसे कहते हैं हाँ मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। यहाँ पर ये मिला है कि हमारी अकेडमी को जब से बनाया गया है तब से यहाँ पर सिर्फ एक या दो ही लोग ऐसे थे जिन लोगों को यहाँ पर उन मिस्टीरियस पिलर की पावर मिल सकी है। तुम सभी को पता है कि हमारी अकेडमी के बाहर 9 मिस्टीरियस पिलर्स हैं। उन 9 मिस्टीरियस पिलर्स के अंदर अपनी इनहेरिटेंस की पावर है। सिर्फ 1 से 2 लोगों को ये पावर आज से पहले मिल सकी है और इसके बारे में ज्यादा कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है। और वो इनहेरिटेंस की पावर जिनको भी मिली थी वो सारे के सारे इस टूर्नामेंट के लीडर्स थे। ओशेंग कहते हैं कल के टूर्नामेंट में मेरा पोता जेंटियान वो इस टूर्नामेंट का लीडर होने वाला है। हो सकता है कि इस बार वो इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी दिखाए और उसके बाद उसे ये इनहेरिटेंस की पावर मिल जाए। मेरे पोते के अलावा प्राइम मिनिस्टर जी का बेटा शयान जी वो भी इस बार इस टूर्नामेंट का लीडर बन सकता है क्योंकि वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। दोनों को ये इनहेरिटेंस की पावर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक और एल्डर ओशेंग के पास आते हैं और उसे कहते हैं एल्डर ओशेंग क्या तुम्हें पता है कि इन सारे मिस्टीरियस पिलर्स के अंदर कौन सी इनहेरिटेंस की पावर है? अपने जमाने में अभी तक किसी को इनहेरिटेंस की पावर हासिल करते हुए नहीं देखा। तुम्हारा पोता या फिर जी का बेटा वो लोग यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर को हासिल कर लेते हैं तो हम बूढ़े खुसट भी यहाँ पर उस पावर को देख पाएंगे। हमारे पास तो उस पावर को देखने का और कोई भी चांस नहीं है। तो ओशेंग आगे सजना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मेरे ये दोनों ही लड़के देखना इस बार कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे। ये तो हम कल ही पता चलेगा जब जहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं जबकि वाइस डीन जहाँ पर खड़े सभी की बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं यानी इस वक्त मेरी पोती कहाँ पर होगी। भी पता है कि उसका स्टूडेंट जाओ वापस आ चुका है लेकिन वो इस वक्त पता नहीं क्या कार्य होगी। तो नेक्स्ट सीन हमें ड्रैगन हाउस के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर साइड के कोर्टयार्ड के ऊपर छत के ऊपर मिस सीटू चिंग बैठी होती है। तो मेरा शाओ वहाँ पर आता है और उसे कहता है मेरी ब्यूटीफुल मास्टर मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलने वाली हो। तो सामने से मेरा शाओ चलता हुआ उसी तरफ आ रहा होता है। वो उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऊपर से तुम मुझे फिर से यहाँ पर ब्यूटीफुल मास्टर क्यों कह रहे हो? तुम अपनी मास्टर के साथ इतनी रूडली बात कैसे कर सकते हो? और वो भी जल्दी से जंप करते हुए वहाँ से नीचे की तरफ उतर आती है और उसे कहती
है। प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है कि आज के बाद से तो मुझे तुम्हें 8 प्रिंस कहना चाहिए, क्योंकि तुम प्रिंसेस रूडी के साथ शादी करने वाले हो तो तुम भी अब एक प्रिंस बन जाओगे, तो मुझे तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए ना। तो मास्टर सीटू चिंगू से कहती है, मुझे लगता है कि तुम एक बेड़ी हो जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी वो बेड़ी पसंद है, कि प्रिंसेस ही पसंद है जिसके साथ तुम मेकआउट करना चाहते हो, और अपनी मास्टर से मिलने के लिए तुम अब आ रहे हो। तुम कब से अपनी डायनेस्टी में वापस आ चुके हो, लेकिन अपनी मास्टर का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया। महाराज जाओ से कहता है, ब्यूटीफुल मास्टर, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रही हो? अब ऐसा तो मत करो, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मास्टर सीटू चिंगू से कहती है, जितना ज्यादा तुम इस बात से शर्मिंदा हो रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें 7th प्रिंस से शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या मैं तुम्हारी खातर वहाँ पर जाकर रूडी जी को बता सकती हूँ कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी? मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। शाओ पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है, मुझे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही, तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अपनी कंकुबाइन नहीं बनाऊंगा। तो ये बात सुनते ही उसकी मास्टर कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन तुमने ये बात क्या कर दी? शाओ जल्दी से आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने पास ले आता है और उसे कहता है, मास्टर तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल मुझसे कुछ ज्यादा मजाक करने लगी हो? उसकी मास्टर भी आगे से बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।